आदाब दोस्तों, मैं शाजिया किदवाई अंदाज़े में और की जानिब से एक बार फिर आप सबसे मुखातिब हो रही हूँ। एक खुसूसी मुलाकात आप सबके अंदाज़े नज़र है। दोस्तों, कुछ मुलाकातें होती हैं जो अधूरी रह जाती हैं और कुछ मुलाकातें पूरी होने के बाद भी ये ख्वाहिश होती है कि एक बार इनसे फिर से मिल लेते। इस ख्वाहिश को एक फरमाइश बना के हमने सामने रखा तहजीब हाफी के, और उनसे ये गुजारिश हुई कि एक बार फिर हमसे रूबरू हो। आइए दोस्तों, साथ मिलके तहजीब हाफी से कुछ सवाल जवाब का सिलसिला हो जाए। आदाब तहजीब हाफी। आदाब, कैसे हैं आप? ठीक है, मैं ठीक हूँ। कैसे हो तहजीब आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। चलिए, आपको ये बताती चलूँ कि इस इंटरव्यू के दौरान हमारे रेहान सिद्दीकी भी आपसे जुड़ेंगे। उनके पास भी कुछ मुख्तलिफ सवाल हैं आपके लिए जो आपको जवाब देने होंगे। बिल्कुल ठीक है। ठीक है, तो शुरू करें सवालों का सिलसिला। पहला सवाल तो ये है कि तकरीबन 17-18 सालों से आप शायरी कर रहे हैं जी। अपने सफ़र के बारे में कुछ लोगों को बताइए। हाँ, ये इतना ही सफ़र दरकार होता है एक शायर को ना, कम से कम। मैं शुरू से ही कहता हूँ कि इस शायरी के अंदर ये एक ऐसी चीज़ है जिसके अंदर चोर सोच नहीं होता। मतलब यूँ नहीं होता कि आप, कई दफ़ा आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग सोशल मीडिया के थ्रू सामने आ जाते हैं, लेकिन उनके पीछे चूँकि रियाजत नहीं होती, वो एक पूरी, वो जो हमारे उसमें कहते हैं पी काटना, वो आपको 17 से 18 साल दरकार है, जिसमें आप पूरे क्लासिकी शायर को पढ़ें और आपको शायरी के रिवायत का पता, उसमें सब कुछ यानी जानना होता है। तो मेरा ये था कि मुझे बचपन से ही शायरी का शौक़ था। जब मैं छोटा था तो मैंने कई दफ़ा बताया भी है कि हमारी क्लास में तब बज़्म अदब का एक पीरियड हुआ करता था, साल मतलब हफ्ते बाद टीचर करते थे स्कूल में, किसी भी कॉलेज के अंदर एक बज़्म अदब होता था। उसमें ये होता था कि कोई भी बच्चा आके कुछ सुनाएगा, कोई गाना, कोई शेर, ऐसा कुछ। तो हम उसमें सबसे ज़्यादा पजीराए जाते थे। मतलब वो हमें टीचर कहा करते थे आप आके शेर सुना। तो हमें बहुत सारे शायरों के शेर याद थे। हम खुद शेर लिखे, मैं खुद शेर लिखूँगा ये मैंने कभी सोचा नहीं था। अच्छा। लेकिन चूँकि शायरी से मोहब्बत थी, मैं बारहा ये कह चुका हूँ कि मुझे अपनी शायरी करनी नहीं थी और मुझे अपनी शायरी से मोहब्बत नहीं थी, मुझे सिर्फ शायरी से मोहब्बत थी। मुझे सबके शेर याद रहते थे, हमेशा मैं करता था। हमारा एक ग्रुप हुआ करता था दोस्तों का, छोटे मोबाइल हुआ करते थे जिसमें 70 मैसेज के बाद आपकी मेमोरी फुल हो जाती थी। तब गज़लें हुआ करती थी, तो अगर आपके महबूब का मैसेज भी आता था तो आप गज़लें नहीं डिलीट करते थे, उसको मैसेज डिलीट करते थे। ये एक इम्तिहान होता था एक शायर के लिए कि अगर मैं उसका मैसेज डिलीट करता हूँ तो ये भी बड़ी बुरी बात है, और अगर मैं गज़ल डिलीट करता हूँ ये। तो हमने उस वक़्त भी महबूब पे शायरी को तरजीह दी और हम गज़लें डिलीट नहीं करते थे। इरफान आरज हमारा एक दोस्त था, दर्जी का काम करता भी शायर है। उसका एक शेर है कि उसके जी के मैसेज के लिए कितनी गज़लें डिलीट कर बैठे। तो ये एक तवील सिलसिला था जो चलता गया, और मैंने कई बसें बदली शायरों को मिलने के लिए। हर बंदे से पूछा शायरी के बारे में, हमें जिसने जो बताया हमने उसको उस्ताद समझा, और ये एक थका देने वाला सफ़र था और होता भी है। तब पजीराई का कुछ पता, तब अंदाजे में, और तो इतना हमारे सामने तो नहीं था। तब मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती थी और हमें कोई प्लेटफॉर्म मुयस्सर भी नहीं आता था। और उस वक़्त भी ज़ाहिर है जो शायरों की लॉबीज़ वगैरह बनी होती हैं, वो सारा सिलसिला था। तो हमने बस ये सोचे बगैर कि हमें कोई जानेगा या नहीं जानेगा, हमने शायरी से मोहब्बत की और ये सिलसिला चलता रहा। आपने पहले कहा कि शायरी से मोहब्बत नहीं थी, अभी आपने कहा शायरी से मोहब्बत की। आपको नहीं लग रहा है इस पूरे सिलसिले में लोगों को आपसे मोहब्बत हो गई? ये तो मैं ये नहीं कह रहा कि मुझे शायरी से मोहब्बत थी, ऐसा मैं कभी नहीं कह रहा। मुझे ये था कि मैं ये कह रहा हूँ कि मुझे अपनी शायरी से मोहब्बत, अपनी शायरी से मोहब्बत, लेकिन लोगों को आपसे मोहब्बत हो गई। हाँ, वो बस ये कैसे हुआ? ये मैंने जब खुद ना, मैं आपको बताता था कि बता रहा था कि हमारे मैसेज का ग्रुप होता, उसमें क्या होता था कि 2 दोस्त थे मेरे, 3-4 हम लोग थे, एक दूसरे को शेर भेजा करते थे कि ये शेर कैसा, ये शेर, उसमें शायर का नाम नहीं आता था। तो मेरे दोस्त होते थे कयूम और रिजवान, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, बहुत अच्छे शायर थे, बहुत हो गए। तो मैं उनको शेर लिख के भेजता था, इंतखाब किसी शायर का। तो जब मैं उनको शेर भेजता था तो आगे से वो कहते थे अरे वाह, क्या कहने वाह। उनकी दाद से मैं ये अंदाज़ा लगाता था कि ये शेर कैसा है, कि कितना अच्छा है, कितना बुरा। और वो आपके अपने शेर होते थे? अब नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं करता। मेरे जहन में एक आइडिया है कि मैं अपना शेर बना के इनको भेजता हूँ। बहुत अच्छे। अपना शेर लिख के मैंने भेजा, बहुत अच्छे। तो उस दिन सबसे ज़्यादा दाद आई
तो फिर मैं ये भी सोचता रहा कि ये शायद बुरा होगा, उनको पता लग गया होगा, मेरा दिल नहीं तोड़ना चाह रहे कि यार इसने खुद लिखा होगा इसमें वजन वगैरह नहीं है, तब मुझे भी नहीं पता। लेकिन फिर वक्फे से एक दफ़ा फिर मैंने शेर भेजा, तब मुझे ये लगता था मैं ये फराज इन सब से तो मैं अच्छा शायर हूँ, मुझे ये ज़्यादा था जिस हद तक आपकी फैन फॉलोइंग है, जिस तरह से लोग आप पे दिल और जान निछावर करते हैं, कल के प्रोग्राम में भी हमने देखा कि जो ऑडियंस है वो सिर्फ हाफी को सुनना चाह रही है और कोई इंतजार करने के लिए तैयार ही नहीं है कि दूसरे शायरों से होते हुए पहुंचना है। तो इस मोहब्बत को आप क्या कहेंगे, इस मोहब्बत को क्या नाम देंगे जो आपके फैन फॉलोइंग है? मैं हमेशा से ये कहता हूँ कि हम जब लिख रहे थे तब हमें कोई भी नहीं सुन रहा था, तो हम लिख रहे थे, और हमें मौका मिला, हमें लोगों ने जानना शुरू किया, हम तब भी लिख रहे हैं। वक्त बदलेगा, खुदा ना खास्ता कभी एक ऐसा दिन आए कि लोग हमें सुनना छोड़, हम तब भी लिखेंगे। ये उनका प्यार है, हमें अपने काम करने पे इतनी मोहब्बत मिल रही है तो हम उनके शुक्रगुजार ही हैं बस। आदाब दोस्तों आज हम खुश बहुत हैं। उसकी वजह यह है कि बहुत दिनों से मैं एक ख्वाहिश थी जो अभी पूरी हो रही है कि हम अपने महबूब शायर जिसको हम बहुत चाहते हैं उनसे कुछ सवाल करने का हमें मौका मिला है। तो हम तहजीब मियाँ से कुछ सवाल करेंगे और तहजीब मियाँ हमें उन बातों का जवाब देंगे इंशाल्लाह। तहजीब, शुरुआती दिनों में मेरे ख्याल से आपने गज़लें बहुत लिखी हैं और बड़ी खूबसूरत गज़लें लिखी से कुछ अरसों से हमने देखा कि आप नज़मों की तरफ जो है ज़्यादा आपका वो है और नज़में आपने काफ़ी लिखी हैं। तो इसकी क्या वजह है? ये लाशऊरी तौर पे हुआ है कि आप पर्पसली इस तरफ आपका रुझान गया है? रियान भाई, मैं तो ये समझता हूँ कि पर्पसली नहीं है, लाशऊरी तौर पर ही है। लेकिन ये होता है कि जो शायर है उसको ज़ाहिर है जो असनाफ होती हैं वो कई दफ़ा तो खुद अपना तयन करके आती हैं। मतलब चीज़ें जब आपके ऊपर उतरती हैं, जब आप लिखने का सोचते हैं, फिर कुछ ऐसे मजमून होते हैं जो गज़ल में आप नहीं बांध सकते, तो आपको नज़्म की तरफ आना पड़ेगा। स्टार्ट में प्रैक्टिस के तौर पर नज़में लिखता रहा हूँ, लेकिन मैं तब तयन नहीं कर सकता था कि मैं किस तरह की नज़में लिखूँ। और कई दफ़ा मुझे लगता है, हम फिर जब मैं ओरिएंटल कॉलेज में था, हमारे प्रोफेसर्स में जो हमारे असातिज़ा थे उनमें एक बात जो ज़ेर बहस रहती थी वो ये कि क्या एक शायर अपने आप को खुल के नज़्म में बयान कर सकता है या गज़ल के अंदर, क्योंकि गज़ल के अंदर पाबंदियाँ ज़्यादा होती हैं, काफ़िए की, रदीफ़ की, फलाने। लेकिन नज़्म होती है, थोड़ा सा आज़ाद मामला होता है, उसमें आप कोई एक बात खुल के डिस्कस कर सकते हैं। एक तो किसी हद तक ये वजह रही कि मुझे उसमें आसानी दिखना जब शुरू हुई तो मैंने नज़में कहना शुरू कर दी। लेकिन फिर लाशऊरी तौर पर नज़मों का क्या सिलसिला है कि जब आप ये कहना शुरू करते हैं आपके साथ रच जाती हैं। फिर इस पर थोड़ी सी मेहनत करने की इसलिए ज़रूरत थी क्योंकि जो हमारा सब कॉन्टिनेंट का मजमूई मिजाज है वो गज़ल का मिजाज है। मिसाल के तौर पर जब भी कोई मौसम अच्छा बनता है तो लोग दोस्त एक दूसरे से कहते हैं कि यार आज बड़ा अच्छा कोई शेर तो सुनाओ। तो वो शेर जो है ना, शेर वो अब आप देखें इंस्टा रील वगैरह पे भी शेर ही चल रहा है। तो एक तो नज़्म है वो इसलिए भी कभी लोग उसकी तरफ नहीं जाते कि वो इतना सफर भी नहीं करती। जी बिल्कुल, क्योंकि तवील होती है, लोग इतनी सुनते नहीं है। लेकिन मैंने ये इसलिए भी लिखी, मुझे पता था मेरी सुनेंगे नज़्म तो मैं बस फिर जब आसानी हो जिसमें तो मैं नज़्म भी लिख देता हूँ। तहसीब भाई, एक और सवाल है क्योंकि अंदाजे बयां के वीडियो बहुत सारी नजरों से गुजरते हैं, उनके कमेंट्स हमारे सामने से गुजरते हैं, तो उसमें कभी कभी लोग, मैंने देखा है कि कमेंट्स लिखते हैं क्योंकि वो कहते भी हैं कि आपकी शेर व शायरी में लम्स, छूना, इन सब चीजों का ज्यादा जिक्र होता है, तो वो क्रिटिसाइज भी करते हैं। तो इसके बारे में आप जरा बताएं कि ये क्या सिलसिला है? रियान भाई, वैसे तो जो कोई लोग अगर इस तरह से कुछ करता है तो एक तो पहली बात ये है कि मैं उनका चाय पी लेता हूँ और उनकी बात पढ़ लेता हूँ और सो जाता हूँ या अपना वही शेर लिख लेता हूँ। वो नासिर काज़मी का एक शेर है कि जो तेरी मंजिल वो मेरा रास्ता, तेरा मेरा साथ ही क्या है। ठीक है, तो अब ये लम्स वाला एतराज मुझे अच्छा लग रहा है, लेकिन लम्स वाला एतराज करने वाला भी कोई मीर जैसा हो ना, तो मेरे लिए तो वो भी एजाज था। जैसे मीर साहब ने जुर्रत को कहा था कि ये चुम्मा चाटी वाले शायर हैं तो अगर मीर जैसा कोई बंदा एतराज करे तो बनता है। लेकिन मैं लम्स या छूना, मतलब मैं उसको अपनी तौर पे देखता हूँ, मैं ये समझता हूँ कि ये सबसे पावरफुल मेमोरी है, टच। जो ये लम्स असल में इंसान की जिंदगी, उसकी मेमोरी है, उसकी क्या गालिब का शेर है कि याद माजी अजाब है यार, अब छीन ले मुझसे हाफजा मेरा। क्योंकि अगर आपका हाफजा चला जाता है तो आपकी जिंदगी नहीं है, आपकी सारी जिंदगी आपकी मेमोरी पे है। पागल की जिंदगी इसलिए नहीं होती क्योंकि उसकी मेमोरी नहीं होती। तो
अभी हम बैठे हैं, ये कोई हमारी जिंदगी में शामिल नहीं है लम्हा। ये कल जब हमारी मेमोरी का हिस्सा बन जाएगा तब ये मतलब जिंदगी में शामिल हो जाएगा, ऐसी जितनी भी बातें। तो मुझे लगता है कि जो टच है इससे बड़ी मेमोरी नहीं है। टच इज मेमोरी, इनफैक्ट मेमोरी इज टच। मैं कहता हूँ कि आप सब कुछ भूल सकते हैं। मैं अपनी बात करता हूँ, मैं किसी का जिम्मेदार नहीं हूँ। मैं सब कुछ भूल सकता हूँ मरते वक्त तक, लेकिन मैं उस बंदे को कभी नहीं भूल सकता जिसको मैंने छुआ हो या जिसने मुझे छुआ। क्या बात है। तो इसलिए मैं इसका जिक्र ज्यादा करता हूँ। अगर किसी को एतराज है तो वो ना छुए एक दूसरे को। ये भाई तहजीब, तुमसे बात करते करते तुम भाई, तो हम अक्सर कहते हैं कि तुमसे ज्यादा बात आदमी करे तो इश्क सा हो जाता है। तो ये तो तुम्हारे लिए बड़ा मसला रहता होगा कि जिन जिन लोगों से तुम बातें करते होगे तो तुम्हें तो बहुत सारी इस किस्म के उससे गुजरना पड़ता होगा। इसलिए हम कम बात करते नहीं करते बात, नहीं बस लोगों का प्यार है, बस वो तो जैसा भी। तहजीब, आपको रोमांटिक शायर कहा जाता है, जी जी। तो ये रोमांटिसिज्म है क्या? अब हाँ, ये ना एक बड़ा मज़े का सवाल है और समझने वाला भी। एक दो बार मैंने पहले भी बताया कहीं इंटरव्यू में, लेकिन चूंकि ये बड़ा प्लेटफॉर्म है और लोगों तक ज़्यादा बात पहुँचेगी। बेसिकली हमारे मगरब से ना, वेस्ट से बहुत सारी टर्म्स जो हैं वो उनकी इस्लाह से तर्जमा होकर पहुँची। तो रोमांटिसिज्म भी एक टर्म है जो हमें वेस्ट से मिली है। ये इसका आगाज़ होता है कोई इसका जो आप इसे कहें कि रोमांटिसिज्म का जो अलम बरदार था। इसमें प्रॉब्लम क्या होता है कि आम तौर पर लोग रोमांटिसिज्म को बराह रास्त किसी औरत के साथ वो कर लेते हैं, जोड़ देते हैं। हाँ, मतलब आप किसी औरत से मोहब्बत करते हैं तो वो रोमांटिक और रोमांटिसिज्म को मिक्स कर देते हैं। यहाँ थोड़ा सा प्रॉब्लम है। ठीक है। तो रोमांटिसिज्म बाकायदा एक टर्म थी जिसके अंदर वेस्ट वालों के पास भी 1100 से ज़्यादा डेफिनेशंस मौजूद हैं। मतलब उनको खुद नहीं पता कि रोमांटिसिज्म क्या है, मतलब उनको समझते टाइम लग गया। और फिर हमारे पास तो वो 100 साल बाद पहुंची। तो यहाँ के हमारे जो नाक़दीन थे, जिसका उर्दू तर्जुमा उन्होंने रोमानवियत के उस पर किया, तो उसके ऊपर बात करते हुए ये कहते थे कि रोमानवियत का सीधा मतलब ये है कि वो रोमानवियत है। मतलब इसका मतलब ये था कि ये उतनी गंभीर है। असल में ये आगाज़ होता है जिसको रोसो को अलम बरदार कहते हैं रोमांटिसिज्म का। ये इसने ज़ोर पकड़ा इंग्लैंड में और यूरोप वाली साइड में। रोसो ने कहा था कि आदमी आज़ाद पैदा हुआ है लेकिन वो हर जगह जकड़ा हुआ है। रोमांटिसिज्म का मतलब ये है कि वो एक और बात भी कहता था कि हम अपनी ज़िंदगियाँ मुश्किल बना चुके हैं तसन्नो के तौर पर। हम तसन्नो करते हैं, हम बनावट का शिकार हो चुके हैं, हमने जज्बे मुस्तार ले लिए। हम इसलिए हंसते हैं क्योंकि इस बात पे लोग हंसते हैं, हम इसलिए रोते हैं कि इस बात पे लोग रोते हैं। हमारी अपनी कोई पसंद नहीं रही। मुझे नसीरुद्दीन शाह इसलिए पसंद है क्योंकि सबको नसीरुद्दीन शाह पसंद है। अगर मैं कहीं ये कह दूंगा कि मुझे नसीरुद्दीन शाह नहीं पसंद तो मैं सैनमा के लोगों में ब्लास्फेमी का शिकार हो जाऊंगा। तो ये उनका मेन प्रॉब्लम था। वो ये कहते थे कि शायर जो है या कोई भी तख्लीक़कार, उसको आज़ाद होना चाहिए। वो रिवायत से ज़रूरी नहीं है कि वो रिवायत को ही बरकरार रखे। और रोमांटिसिज्म का मतलब आप ये समझें कि ये इतना बड़ा इलाका है कि इसको एक दफ़ा घूमने के लिए आपको कई ज़िंदगियाँ चाहिए, कई जिंदगियाँ तो मतलब चाहिए। ये कि इसमें शायर पाबंद नहीं होता, इसमें शायर के ऊपर कोई अखलाकी जिम्मेदारी नहीं होती, इसमें शायर या जो तख्लीक़कार होता है वो अपनी मर्ज़ी के लिए लिखता है। बेसिकली रोमांटिसिज्म एक फ़रार है जो शायर अपनी दुनिया में जीना चाहते हैं। यहाँ तख़य्युल की बात ज़्यादा होती है। तो मैं भी उसी ही कड़ी से जुड़ा हुआ हूँ, मैं भी उसी सिलसिले का शायर हूँ और मैं इस बात पर खुश भी हूँ। तहजीब, रोमांटिसिज्म तो कुछ हद तक समझने की हमने कोशिश की, लेकिन इसमें मोहब्बत का, उसका क्या रोल है? हाँ, मोहब्बत भी एक ऐसा टॉपिक है जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा बात होनी चाहिए, बदकिस्मती से कम होती है। मैं शुरू से एक बात कहता हूँ, हमें जब किताबों में गज़लें पढ़ाई गई हमारे इंतसाब में, जब हम छोटे थे किताबें पढ़ते थे, मीर का शेर जो बराह रास्त उसके महबूब के लिए होता था, तो हमें टीचर सिर्फ इसलिए कि हम इखलाकी दायरे में रहें, वो महबूब का शेर भी कहते थे ये इश्क हकीकी में है। मतलब वो अल्लाह की तरफ ले जाते थे और माँ बाप की तरफ। मोहब्बत को डिफ़ाइन करते हुए एक तो बात मैं ये कहूँगा कि आप सबको पता है माँ बाप से मोहब्बत क्या होती है और खुदा से मोहब्बत क्या होती है। जब मोहब्बत का जिक्र होता है वो किसी लड़के की या किसी लड़की की, एक फ़लसफ़ी थे, उनसे पूछा था मोहब्बत क्या है, तो उसने कहा मैं ये नहीं बता सकता मोहब्बत क्या है, मैं ये बता सकता हूँ कि किससे मोहब्बत क्या है।
तो आम तौर पर बहुत सारे दोस्त ये जानना भी चाहते हैं, इसके ऊपर फ़लसफ़ी थक गए हैं। हर वो चीज़ जिसको लोग जान लेते हैं उसका पीछा छोड़ देते हैं, और क्योंकि ये एक मुतजस्सिस चीज़ है, इसलिए आज तक लोग इसमें जाने भी देते आए, मर भी रहे हैं, इसका पीछा नहीं छोड़ रहे, क्योंकि इसकी समझ नहीं लगती कि मोहब्बत है क्या। मोहब्बत, कुछ लोग तो एरिक फ्रॉम कहता था ये एक आर्ट है, जैसे शायरी आर्ट है, म्यूज़िक, इसके लिए ज़िंदगी गंवानी पड़ती है, फिर ये आपको आता है, मतलब करनी पड़ती है। कुछ लोग कहते हैं जज्बा। अगर तो ये जज्बा है तो फिर सारे के सारे जज्बे, सारे के सारे इमोशंस इससे फूटते हैं, इसी से ही फूटते हैं। मतलब टोटल कितने 26 या 27 जज्बे होंगे, वो सारे के सारे बराह रास्त मोहब्बत से वाबस्ता है। अगर आपका खुशी का जज्बा है, अगर आपका महबूब खुश है तो आप खुश हैं। अगर आप मतलब उदासी का कोई जज्बा है, अगर वो उदास है तो आप उदास हैं। अगर जेलसी का जज्बा है, उसके साथ कोई फिर रहा है तो आप उदास हैं, वो किससे बात कर रहा है। तो सारे के सारे जज्बे इससे फूटते हैं। मोहब्बत नूर और नून के दरमियान फैला हुआ एक लामतनाही खला है, जिसके अंदर दलदल है या धुंध है। ये एक राज की तरह होता है। राज को पाने के लिए आपको उस राज में उतरना पड़ता है, आपको इसको समझने के लिए उस दलदल में उतरना पड़ेगा। ये टू नो वाला मामला नहीं है, टू बिकम वाला मामला है। इसके अंदर आपको मोहब्बत हो जाना पड़ता है। तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ है। और ये मैं उस कल जो एक नज़्म पढ़ी उससे मैंने ये कहा कि मोहब्बत खुद अपने लिए जिस्म चुनती है। ये नवाजे हुए लोग होते हैं जिनके दिलों पे ये उतरती है, मतलब ये उतारी जाती है मोहब्बत। तहजीब, एक और सवाल था जो मेरे जहन में गर्दिश कर रहा था कि आपकी शायरी में कभी कभी कोई नाकाम मोहब्बत की खुशबू आती है, कोई झलक आती है। वो कौन सी नाकाम मोहब्बत थी जिसके बाद आपने ये सिलसिला लिखने का शुरू हुआ और जिसने आपको तहजीब से तहजीब हाफी बना दिया? देखिए, ये एक ऐसा सवाल है जिससे मैं हमेशा जो है ना कतरा जाता हूँ और आगे पीछे कर देता हूँ। मैं ये समझता हूँ कि जो शिव कुमार बटालवी से किससे पूछा था इसी तरह का कोई सवाल कि आपको कोई नाकाम मोहब्बत, तो उसने ये कहा कि शायरों को तो सबसे ज्यादा मोहब्बत मिलती है। तो शिव कुमार बटालवी साहब की लाइन है कि हजारों औरतें जिंदगी में आई, उनको स्वीकार ही नहीं किया। कभी किसी की आंखें अच्छी लगी, कभी किसी का चेहरा अच्छा लगा, कभी किसी के हाथ, वो मुकम्मल सूरत बनी ही नहीं। मतलब वो शिव साहब ये कहते थे। तो मैं ये कहता हूँ कि हम तो सबसे ज्यादा चाहे जाने वाले लोग हैं। मतलब मुझे जितनी मोहब्बत मिलती होगी शायद दुनिया में किसी को मिलती हो, लेकिन वो जो हम शायरी में एक तस्वीर लेके फिर रहे होते हैं, एक शायर का जो आइडियल एक महबूब होता है, वो एक तो मिलता नहीं, और शायर चाहता भी नहीं है कि उससे कोई मिलता जुलता उसको मिल जाए, क्योंकि वो सारे सफर रुक जाते हैं। तो हमारा ही कोई अनदेखा कोई बुत है, उससे मुमासलत रखने वाला जब कोई मिलता जुलता है तो हम उसकी तरफ जरा अट्रैक्ट होते हैं। नाकाम मोहब्बतें, शायरों को मैं पहले कहा ज्यादा मोहब्बतें होती हैं, तो मेरे ख्याल से सारी ही नाकाम मोहब्बतें होती हैं, लेकिन कोई एक ऐसा बंदा आता है। मैं ये कहता हूँ कि शायर एक ऐसा आदमी होता है जो सोसाइटी का सबसे ज्यादा चाहे जाना वाला बंदा होता है। तो उसको, वो मैंने शेर भी कहा था ना कि हमने जिससे मोहब्बत का सोचा वो खुद भी यही चाहता था। तो हम जिसकी तरफ देखते हैं वो आगे से खुद भी यही चाह रहा था, तो हम ठुकराए जाने से डरते हैं। मतलब जब आपको हर बंदा प्यार कर रहा हो, एक आदमी आता है वो आपकी तबीयत दुरुस्त कर देता है और आपसे ऐसे मुंह फेरता है, तब आप बहुत परेशान होते हैं। तो इसलिए भी उस नाकामी से, उन चीजों से डर लगता है। बाकायदा मैं ये समझता हूँ कि कोई ऐसी थी नहीं, अगर कोई थी भी तो अभी देख रही होगी, तो अब तो आराम आ ही जाता होगा उसको कि जब तक। इसमें इस जो जवाब दिया ना, इसमें वो वाला जवाब हमें अभी तक पूरा नहीं मिला कि वो कौन था, वो क्या था जिसने तहजीब को तहजीब हाफी बनाया। वो मुझे लगता है कोई एक नहीं था। अच्छा, ये बहुत सारे लोगों की मेहरबानी है। हाँ, तो दस्ते शफकत रखा उन्होंने। तो सिर्फ मतलब यहाँ कोई खातून का या किसी उसका जिक्र नहीं है। आपकी जिंदगी में आने वाले बहुत सारे लोग होते हैं जो किसी न किसी तरीके से आपको कोई पॉजिटिव बात करके, कोई नेगेटिव बात करके। हमारा मसला तो शायरी शुरू से था, अगर किसी औरत ने आगे रंग भर दिया उसमें तो उसकी मेहरबानी है, वरना हमने तो शायरी करनी ही करनी थी। बहुत अच्छे। अच्छा तहजीब, ये बताएं, अक्सर आपको एक तो शेर बहुत सारे याद हैं और हमने अक्सर देखा है कि जो 70 की दहाई के शायर हैं वो शेर आप बहुत ज्यादा कोट करते हैं। उस दहाई में ऐसा क्या था, ऐसे कौन से शायर थे जिन शायर को आप बहुत ज्यादा पसंद करते थे और उसको आपने फिर कोट करना शुरू किया? जी रेहान भाई, वैसे तो
उससे पहले भी मतलब 60 की दहाई में भी बहुत बड़े बड़े नाम थे, और फिर वो एक ऐसी बहस है जिसमें बंदा उलझ के ही रह जाता है। मतलब जैसे मीर और अनीस के दौर में तकसीम हो गए थे लोग, कुछ कहते थे हम मीरिये हैं, कुछ कहते थे हम अनीसी हैं, इनकी इतनी मोहब्बत थी। तो हमारी 60 की दहाई में भी ये सिलसिला शुरू होता है कि कुछ अहमद मुश्ताक के लोग हैं, कुछ नासिर काज़मी के लोग हैं। 70 की दहाई से आने पर मैं एक थोड़ी सी बात करूंगा कि जब आप जिस जिस तरह से बड़े होते जाते हैं ना, शायरी में थोड़ा सा आप पढ़ना शुरू करते हैं उसको, तो आप ज़्यादा आसानी की तरफ आते हैं। तो पहले हमें नासिर काज़मी पसंद थे अहमद मुश्ताक के कंपैरिजन में, फिर मुझे अहमद मुश्ताक ज़्यादा पसंद आने लगे, अब फिर बाद में मुझे फिर वही नासिर काज़मी, मतलब ये एक सिलसिला चलता रहता है। लेकिन वो दोनों अपनी सतह पे बहुत बड़े नाम थे और 60 की दहाई में बहुत बड़े नाम आए। लेकिन 70 की दहाई में ये था कि मजमूई तौर पे इतने ज्यादा शायर और इतने उम्दा शायर मुझे लगता है कि बाकी दहाइयों में उस तरह से मुझे असर नहीं आया। अलग अलग तरह के लोग एक साथ मौजूद थे, मतलब उनका जैसे एक बाग होता है ना, तरह तरह का फूल खिला हुआ, वो साथ रह रहे हैं, उनकी शायरी आपस में टकरा नहीं रही। तो मैं जाती तौर पे ये समझता हूँ कि काम तो हर दहाई में हुआ है, लेकिन मैंने अपना एमफिल का थीसिस भी 70 की दहाई के अहम शोरा पे किया था, जिसमें मुझे सबसे ज्यादा पसंद जमाल एहसानी है। जमाल एहसानी, कई दफा दोस्त पूछते हैं कि मुझे क्यों पसंद है, एक मतलब उसमें ऐसी क्या खास बात है। मुझे इसलिए पसंद है, मैं ये कहता हूँ कि शायरी आम रूटीन में जो चीजें आपकी आंखों के सामने होती हैं वो आप नोट ही नहीं करते, छोटी छोटी बात। सही, बिल्कुल। मैं समझता हूँ आप एक कमरे में मौजूद हैं, आप एक टेबल के ऊपर एक सिक्का पड़ा हुआ है, आप 20 साल उस कमरे में रहें, सिक्का आपके सामने हो, 20 साल बाद शायद आपको वो सिक्का नजर आना बंद हो जाएगा। तो इंसान के अंदर कुछ छोटी छोटी चीजें, हमारी छोटी छोटी चीजें जो इतनी सामने थी वो अब नजर आना होना बंद हो गई हैं। तो जमाल वहां से शेर उठाता है, जमाल उधर से शेर बनाता है। तो मुझे वो चीजें ज्यादा अट्रैक्ट करती हैं, इंसान की नफ्सियात, मोहब्बत की कोई बात, इंसान से जुड़ी हुई बात, कोई जिंदगी से जुड़ी हुई बात, इसलिए मुझे जमाल पसंद है। उस तरह के और सगीर मलाल साहब थे, अफजाल अहमद सैयद साहब अभी भी हयात हैं, वो थे, अलग अलग लोग थे। अफजाल अहमद सैयद उस सारी जो गजल लिख रहे थे उनसे बिल्कुल अलग लिख रहे थे। अच्छा। हाँ, उनका स्टाइल ही और था। बानो शहर से कहना कि मुलाकात करे, वरना हम जंग करेंगे वो शुरुआत का। वाह वाह वाह, ये उनका लहजा था। और बहुत दमकता है रुखसारे लाला गो उसका, लिखा हुआ हो मेरे हाथ में न खून उसका। वाह वाह वाह, उसे कहो कि बहुत नामुराद शय है जनू, उसे कहो कि मुझे है बहुत जनू उसका। ये अफजाल अहमद सैयद साहब लिख रहे थे। और जमाल लिख रहा था, कल रात में शिकस्त सितमगर से खुश हुआ, वो रो पड़ा तो दिल मेरा अंदर से खुश। क्या बात है, बहुत खूब। खुश वो है जिसके वास्ते दुनिया फरेब है, उसकी खुशी भी क्या जो मुयस्सर से खुश है। ये बहुत खूब। और सगीर मलाल लिख रहे थे कि जा बसी दूर भाई की औलाद, अब वही दूसरा कबीला। क्या बात। फिर एक शेर आपकी नजर, सगीर मलाल साहब का शेर है कि एक कबीले में था सरदार का बेटा शायर, एक कबीले में था सरदार का बेटा शायर, उस कबीले को कभी खून न बहाते थे। बहुत अच्छे। और इस तरह के बहुत सारे, सरवत हुसैन साहब थे, वो उनका बिल्कुल अलग, मैं काम करने वाले उसमें ज्यादा। तहजीब, आप मुझे कुछ मीर के कबीले के ज्यादा करीब लग रहे हैं, कुछ गालिब से कुछ शनासाई उतनी नहीं है। देखिए, एक दो ये तय होता है जब भी कोई शायर आता है ना, उसके असातिज़ा हमारे बड़े सबदात, दो ही स्कूल ऑफ थॉट हैं, दो ही लोग हैं जहां से शाखें फूटती हैं। तो जो अहले दिल हैं हमारे जैसे, वो मीर की तरफ चले जाते हैं, और जो लोग हैं जरा फलसफे के लोग और उस तरह के, वो गालिब की तरफ जाते हैं, और जरा मुश्किल पसंदी की तरफ जाते हैं। मीर हमें इसलिए पसंद था कि वो हमारे जैसे ही थे। हम जरा नहीं, गालिब को पसंद तो हम बहुत करते हैं, लेकिन हमारा जो शेरी सिलसिला है मेरा खसूसन, वो उनसे मिलता है। और जितने भी वो रोमांटिसिज्म के लोग हैं ना, जो दुनिया से आजाद होना चाहते हैं, अपनी जिंदगी में जीना चाहते हैं, उनको कोई तंग ना करे, वो सारे मीर के पीछे। अच्छा। मीर साहब खुद इसी तरह के। तो तहजीब, फिर मोहब्बत में नाकामी या कामयाबी क्या होती है? मैं ये समझता हूँ कि मोहब्बत के अंदर नाकामी और कामयाबी वाला मामला ही नहीं है। अच्छा। मैं ये समझता हूँ कि
अगर आप किसी को चाहते हैं, एक और बहस भी इससे शुरू होती है कि सच्ची मोहब्बत क्या होती है और झूठी मोहब्बत क्या होता है। मुझे लगता है कि दुनिया की हर मोहब्बत सच्ची मोहब्बत होती है। मैं पहले भी बात कर चुका हूँ। हम झूठ नहीं बोलते, जज्बे झूठे नहीं होते, हम झूठ बोलते हैं। मतलब दुनिया की मुझे हर मोहब्बत इसलिए सच्ची मोहब्बत लगती है कि आपके जज्बे कई दफ़ा झूठे होते हैं। और मैं कहता हूँ कि आप दुनिया में 1000 लोगों को चाहते रहें, कोई मसला नहीं है, लेकिन आप उससे कुछ डिमांड नहीं कर सकते। आप 1000 लोगों को चाह रहे हैं, कोई मसला नहीं है, लेकिन वो आपको 1000 लोग चाहिए तो फिर मसला है। तो एक तरफा मोहब्बत, हाँ, ये एक तरफा मोहब्बत ही होती है। मैं इसी मोहब्बत का कायल हूँ कि मैं तो लोगों को बता भी नहीं सकता। मैंने अगर किसी को चाहा है तो मैं बैक वक्त 70 लोगों को भी चाहता रहूँगा। वो लोग मेरे खून में, मेरी मिट्टी में शामिल हो जाएंगे, जिसको आप अलग नहीं कर सकते, लेकिन मैं बताऊंगा नहीं कि मैं उनसे मोहब्बत करता हूँ और उनको पता भी नहीं चलेगा। मैं ये कहता हूँ कि हम असल में मोहब्बत की 2 साइड होती है ना, एक जो आपको चाह रहा है, एक आप चाहे जा रहे हैं। हम सब चाहे जाना चाहते हैं, हम चाहते नहीं है। जो मज़ा चाहने में है ना, आप किसी को चाहते रहें बगैर बताए, वो कुछ और ही दुनिया। असल में ये होता है कि मोहब्बत कई दफ़ा समझ नहीं आती, इसकी किस्में इतनी आ गई हैं कि हमें लगता है कि मोहब्बत हो रही है। ये कार इश्क भी है अजब कार ना तमाम, समझो कि हो रहा है मगर उम्र भर ना। कुछ लोग उम्रें गुजार देते हैं ये सोच के कि हमें मोहब्बत है, लेकिन उनको मोहब्बत हुई भी नहीं होती। ये एक ऐसी अजीब सी चीज़ है। तो इसके अंदर पाना खोना कुछ भी नहीं होता। आपको एक एहसास ज़िंदा रखता है। आपको महबूब की मौजूदगी से ज़्यादा अजीम चीज़ और कोई नहीं लगती। कई दफ़ा महबूब मौजूद नहीं भी होता तो वो मौजूद होता है। ये कोई वाईफाई और ब्लूटूथ वाले कनेक्शन है, इसमें समझ नहीं आती है। इसलिए तो ये बड़ी चीज़ है कि समझ नहीं आती इसमें। अब मैं आज रेहान भाई से बात कर रहा था तो मैं ये कह रहा था, आज कल परसों मेरे एक दोस्त ने बताया कि एक लड़के ने अपनी जान दे दी। ये क्या मतलब, एक ऐसी क्या चीज़ है, कैसा जज्बा है, इसके ऊपर कई सालों से खून के धब्बे हैं और लगते आ रहे हैं। लोग जाने गवा गवा के नहीं थकते। तो ये कुछ और है जो समझ में नहीं आ। जिस दिन समझ में आ जाएगा लोग मोहब्बत करना छोड़ देंगे। तो इसकी खूबसूरती यही है कि ये समझ नहीं आता क्या। हाफी, शायरी के हवाले से एक सवाल है यहाँ कि अवाम की शायरी, खवास की शायरी, किताबों की शायरी या मुशायरों की शायरी, इसको आप किस तरह से देखते हैं? इसमें अब बहुत सारे लोग ऐसे समझते हैं कि ये हर किसी की राय है, उस पर मैं भी एक राय देता हूँ। कुछ लोग ये समझते हैं कि अवाम की शायरी और होती है, खवास की शायरी होती है। मैं फिर ये सोचता हूँ कि अगर अवाम की शायरी और होती है तो वो ख़ास लोग कौन हैं? वो कौन तय करेगा कि ये ख़ास लोग हैं? क्या जिनकी किताबें आ चुकी हैं, क्या जिनने फ़लसफ़ा पढ़ा हुआ है? मैं इस तरह की किसी बात पे यकीन नहीं रखता। मैं ये समझता हूँ कि अच्छा, जो लोग ये कहते हैं खवास की शायरी होती है, मिसाल के तौर पर एक शेर है जो 2 अरब लोगों को पसंद आ रहा है, उसमें 4 लोगों को पसंद नहीं आ रहा, तो वो जो खवास है उससे फ़र्क क्या पड़ता है? मैं ये समझता हूँ कि शेर वो होता है जिसको लोग जीते हैं। एक बंदा अगर थका हुआ आया है, मजदूर है बेशक, उसने आगे मेरा कोई शेर या किसी का कोई शेर पढ़ा, उसको थोड़ा सा सुकून मिला है, वो किसी अपने माजी में किसी नॉस्टैल्जिक कैफियत में चला गया और वो सुकून से सो गया। ये है एक शेर का मतलब और मकसद। मैं तो शुरू से शेर की मकसदियत के ख़िलाफ़ हूँ ना, मैं ये ख़िलाफ़ तो नहीं हूँ, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि शायरी बाकायदा तौर पर आप इनकलाब के लिए, वो हम उसको 1-2 इसके ना स्कूल ऑफ थाट्स हैं, तो हम जो हैं वो जालिब वाले और उस सिलसिले से आज़ाद हैं। हम ये चाहते हैं कि अगर आपने मोहब्बत के अंदर, शायरी के अंदर एहतजाज भी करना है ना, तो वो एहतजाज मोहब्बत से भी हो सकता है। मैं मिसाल के तौर पर, हम सराइकी लोग हैं, वसेब से हमारा ताल्लुक़ है, तौसा शरीफ से। जब हमें कोई प्रॉब्लम होता है, जब हमें कोई गवर्नमेंट से कोई बात मनवाना होती है, तो हम रक्स करते हैं, जिसको झूमर कहते हैं। तो वो बराह रास्त एहतजाज है। वहाँ का मैं ये कहता हूँ कि एक कश्ती चलाने वाला भी एहतजाज कर सकता है और कर रहा होता है अपनी कश्ती चलाने के अंदाज से भी। मतलब इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आप उस तरह के शेर लिखो। तो मैं कभी खवास को मद्देनज़र रखते हुए शेर नहीं कहता, मैं कभी आवाम के लिए शेर नहीं कहता, मैं अपने लिए शेर कहता और अपने दोस्तों के लिए शेर कहता। और मुशायरे की और किताब की शायरी में भी मुझे इसलिए थोड़ा सा फ़र्क होता है। मुशायरे के लिए लोग तैयार बैठे होते हैं कि उनको एक ही शेर एक ही लम्हे में समझ आ जाए। उसमें अगर यकपरती शेर होगा जिसके एक ही मानी निकलेंगे, वो उनको ज़्यादा अच्छा लगेगा, क्योंकि वहाँ करेंगे तो उनके पास सोचने के लिए टाइम नहीं, दूसरा शेर आ जाता है।
तो थोड़ा सा जल्दी वाला मामला होता है। हाँ, ऐसी गज़लें हो सकती हैं जो आप मुशायरे में भी पढ़ें, उनको दाद मिले, और किताब में भी हो। मिसाल के तौर पर जैसे कल मैंने एक शेर गज़ल पढ़ी, मुसलसल वार करने पर भी ज़रा भर नहीं टूटा, मैं पत्थर हो गया फिर भी तेरा खंजर नहीं टूटा। अब इस शेर के ऊपर मुझे अंदाज़े बयान के उस मुशायरे पे फ़ख्र भी हुआ कि वो लोग बैठे थे और उन्होंने इस शेर को समझा। मतलब अपनी तारीफ़ की बात नहीं, शेर का तो हमें पता लगता है। उसमें शेर था कि तेरे टुकड़े मेरी खिड़की के शीशों से ज़्यादा हैं, खुदा का शुक्र है कि तू मेरे अंदर नहीं टूटा। और मेरी जितनी शायरी मैंने पढ़ी उसमें सबसे ज्यादा शेर इस दाद इस शेर पे मिले हैं। तो और कुछ ऐसे शेर भी थे जो आम थे। इस शेर को फिर से पढ़ें इस शेर को। तेरे टुकड़े मेरी खिड़की के शीशों से ज्यादा हैं, खुदा का शुक्र है कि तू मेरे अंदर नहीं टूटा। तो ये मैं कहता हूँ कि ये तरबियत है जो आप लोग कर रहे हैं, अंदाजे बयां कर रहे हैं, या कोई भी ऐसे लोग जो बाकायदा इससे जुड़े मुशायरे करवाते हैं। आप लोगों ने उनकी इतनी तरबियत कर दी है कि अब वो शेर पे दाद देते हैं। मतलब अब बहुत सारे ऐसे शायर होते हैं, कई दफ़ा शेर माठा होता है तो उस पर लोग दाद नहीं देते। तो ये आहिस्ता आहिस्ता तरबियत होती जाती है। अगर ऐसे ही अच्छे सुनने वाले मौजूद रहे तो फिर किताब की और मुशायरे की शायरी में जो थोड़ा बहुत फ़र्क है वो भी नहीं रहेगा। तहजीब, ये सोशल मीडिया के आने के बाद नौजवान नस्ल जो है शायरी की तरफ बहुत रुझान है उनका, और बहुत सारे लोग बाकायदा शेर व शायरी लिखने लगे हैं क्योंकि उनके पास खुद का जरिया है, कोई उस्ताद नहीं चाहिए, उन्होंने तो बैठा टिकटॉक बनाया, इंस्टा पे रील कर दी। तो ये इसको आप कैसे देखते हैं, कितनी मुफीद है ये सोशल मीडिया? सब आपका किया धरा है, अब हमसे क्यों पूछ रहे हैं क्या होगा क्या नहीं। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि इसकी दो तीन कुछ फायदे भी हैं, नुकसान भी हैं। क्योंकि अब उनको पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब उनको जैसे जिम में नए लड़के जाए ना तो वो पूछते हैं उनसे, ट्रेनर से, कि कितने दिन में बॉडी बन जाएगी। तो ऐसा ये शायर अब उनको जरूरत नहीं रही, वो आते हैं कि भाई वीडियो डाली और कितने दिन में हम मशहूर हो जाएंगे, ये वाला सिलसिला चल गया ज्यादा। अब उसमें अच्छी बात ये है कि वो लोग जो टैलेंटेड हैं, जो कई सालों से शेर कह रहे हैं, उनके पास वो प्लेटफॉर्म नहीं है, वो अपनी वीडियो डालेंगे तो लोगों के सामने आ जाएंगे, जैसा कि हमने देखा भी है। और कुछ ऐसा होगा कि अब उनको पढ़ाई की या किसी से पूछने की जरूरत नहीं रही। तो ये ड्रॉबैक्स तो होते ही हर चीज। अंदाजे बयां के वीडियो में बहुत सारे कमेंट्स ऐसे आते हैं जिसमें लोग कहते हैं हमारे का ये बहुत कम दर्जा के शेरों को भी बहुत ज्यादा दाद मिल जाती है, तो उस पे भी लोग क्रिटिसिज्म करते हैं। वो देखिए रेहान भाई, उसमें यह है कि आपकी जो सुनने वाले लोग हैं, आप उसके अंदर कुछ तायुन नहीं कर सकते। आप मुशायरे में कोई ऐसी इंतजामात नहीं कर सकते कि आप जज करके लोगों को बुलाएं, इसको शेर का कितना पता है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो उसमें कई दफा वो शेर लोगों, किसी को मामूली लगता है, किसी के लिए बहुत अच्छा शेर होता है। कोई पैमाने सेट पैटर्न शायरी के नहीं है। इसलिए तो आज वो जो आपस में बात हो रही थी खवास और आम लोगों की शायरी की, वो यही तो सारी बहस है कि आप ये नहीं तय कर सकते। आप सिर्फ ये कह सकते हैं कि ये शेर मुझे नहीं पसंद। आप किसी शेर को ये नहीं कह सकते ये सिरे से कोई शेर ही नहीं है। क्योंकि अगर वो अपने मामलात में पूरा है, उसके अंदर मजमून है, वो एक मखसूस बहर में है, उसमें एक बात मंजूम की हुई है, ऊपर वाले दोनों मिसरे ठीक है। अगर आप ये बात करते हैं कि ये कोई शेर नहीं है तो फिर आप कसूरवार हैं। शेर तो वो है। मसला ये है कि वो किसी को पसंद हो सकता है, किसी को नहीं। अगर कम दर्जे के शेर के ऊपर दाद मिल जाती है तो मैं समझता हूँ ऐसा कोई मसला नहीं है। वो तरबियत से, जैसे मैं कहता हूँ, जी बिल्कुल ठीक हो जाती हैं चीजें तरबियत करने से। आपने सफर देखा है हम लोगों का साथ रहा है, और हम लोगों ने एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट किया है। अंदाजे बयां ने आपको और आपने अंदाजे बयां को, और ये हकीकत है। तो आप अंदाजे बयां के बारे में क्या सोचते हैं? और क्योंकि पाकिस्तान में अंदाजे बयां का बहुत ही अमल दखल है, और शायरी के हवाले से जब बात करें तो अंदाजे बयां को लोग रेफरेंस देते हैं, बाकायदा लोग ऑर्गेनाइजर्स को जानते हैं वहां पे। बिल्कुल ऐसी बात। तो आप इसको कैसे देखते हैं? मैं रियान भाई, एक तो ये है कि ये ऐसे ही है, अंदाजे बयां के बारे में बात करूं जैसे आप कर रहे हो, तो मैं तारीफ करूंगा तो लोग यही कहते हैं कि यार तुम लोग तो आपस में ही तारीफ कर रहे हो। मैं करूं तो वो एक ही मेरे घर की बात है। लेकिन जो बात सच है वो लोग तस्लीम करते हैं। मैंने आपको पूरा साल जागते हुए देखा है, आपा को और आपको डिस्कशन करते हुए। एक मुशायरा खत्म होता है, उसके बाद आप सोचना शुरू करते हैं, और आपको एक साल लग जाता है प्लानिंग करते हो उस दिन क्या होगा, उस दिन कोई क्या पहन के आएगा, कौन सा शायर आएगा। तो इस तरह से कोई जीता नहीं है। मतलब आप ऑर्गेनाइजर नहीं है, आपको ऑर्गेनाइज मुशायरे नहीं करवाने, आप जीते हो शायरी को। तो ये फर्क है, और वो फर्क फिर लोगों को नजर भी आ जाता है
क्या वजह है कि मैं अपने ऑफिस में जहाँ मैं काम करता हूँ तो वहाँ भी लोग जानते हैं, आपा को जानते हैं, आपको जानते हैं, और अबरार काशिफ की नज्म जो है मुझे मेरे एडमिन ऑफिसर ने मुझे दिखाई कि ये शायर आए हैं अंदाज़े बयां में, ये कौन है, मतलब वहां तक पहुंच गई। तो ये तो चिंगारियां हैं जो आपने लगा दी हैं, वो फैलेंगी, अब जाहिर है उसका अल्लाह नजर बद से बचाए। और ये बड़ा काम है जो आप कर रहे हैं, और ये आइंदा भी जिंदा रहने वाला है, क्योंकि वीडियोस और ये चीजें आप अनसीन तो नहीं कर सकते किसी चीज को देख के, तो ये तो सवाब दरैन वाला मामला है। और ये अच्छी एक्टिविटी है, मतलब ये कि इस पे कोई इतराज भी नहीं करता, हेल्दी एक्टिविटी इस तरह की होनी चाहिए। इस देखें, दो ही चीजें जो है इस मुआशरे में कार फरमा है, एक है शर और एक है खैर। तो जो फनून लतीफ़ा से जुड़ी हुई चीजें हैं वो खैर की तरफ आती हैं, और आपने बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। सिनेमा से और इन चीजों से, कॉन्सर्ट से खींच के शायरी की तरफ लेके मेरे बहुत सारे दोस्त जो पहली दफा कहीं मुशायरे में आते हैं तो ये कहते हैं कि यार हमने कभी इतने सुकून से होता हुआ कोई इवेंट देखा ही नहीं है कि ये कितने सुकून से हो रहा है। तो बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। और जो आपने कहा शायरी की जीने वाली बात, वो सही। आज भी तहजीब मियां किसी का शेर अगर सुन लेते हैं, वो शेर अच्छा लग जाता है तो पूरा दिन एक अजीब ऑरा क्रिएट रहता है। और अंदाज़े बयां का ने एक काम तो किया है कि जो शायरों को जो सो कॉल्ड स्टारडम जो है उसको दिलवाने में बड़ी, क्योंकि हम लोग बाकायदा काम करते हैं और हमें लोग कॉम्प्लीमेंट देते हैं कि आपका मुशायरा तो जब शायर पढ़ के चले जाते हैं तब जाके मुशायरा शुरू होता है, और ये हकीकत है। नहीं, आपने स्टार बना दिया शायरों को, ये बहुत मुश्किल था। और क्या वजह है कि हमें जब ये लोग कहते हैं कि यार इतनी शोहरत तो कभी उन लोगों को, शायरों को, बड़े बड़े शायरों को उनकी जिंदगी में नहीं मिली, तो हम इस बात पे इसलिए खुश नहीं होते कि हमने कोई बड़ा काम कर दिया। देखिए, जब तक चीजें फैलती नहीं है तब तक अफलातून का अगर पता ही ना होता कि उसने क्या लिखा तो अफलातून नहीं था। बिल्कुल सही। तो आप लोगों ने शायरों को घर घर पहुंचा दिया, आपने एक एक मोबाइल में यानी वो शायरों को पहुंचाया, तो ये बहुत बड़ा काम। हाँ, उसमें बड़ी मेहनत दरकार होती है, बड़े हम लोग अपना वक्त उसमें लगाते हैं तब वो चीज जाके सामने आती है। तो हाफी ये बताइए, लिटरेचर के हवाले से एक सवाल है कि नसर पढ़ना या किसी राइटर को पढ़ना कितना ज़रूरी है, या आपने कौन से ऐसे राइटर्स हैं जो आपको बहुत खास हैं आपके लिए? नसर पढ़ना बहुत ज़रूरी है। मतलब जो है, मतलब एक नावलिस्ट है ना, एक अफसाना राइटर है, शॉर्ट स्टोरी लिखता है, उसको शायरी पढ़ना ज़रूरी है। और एक शायर है, उसको नावल्स और लिटरेचर पढ़ना ज़रूरी है, क्योंकि आपको सपोर्ट मिलती है। एक शायर के अंदर ना खुदा की तरफ से या कुदरत की तरफ से जो बिल्टन होता है शेरी वफूर, वो इतना सा होगा। मिसाल के तौर पर किसी का ज़्यादा होगा, किसी का कम होगा। मुझे कुदरत ने नवाजा है कि मेरे अंदर शेरी वफूर को आप ये समझें जैसे मोटरसाइकिल में पेट्रोल होता है, वो शेरी वफूर है एक शायर के अंदर, वो लिख सकता है। तो कभी तो वो पेट्रोल ख़त्म हो जाएगा ना, तो वो शेरी वफूर जो कुदरत की तरफ से दिया हुआ है कहीं ना कहीं वो ख़त्म होगा। तो मुताला जो है उसको इन्हांस करता है। मुताला जो होता है नॉवेल्स, या क्योंकि ये आपके लाशऊर और शऊर का हिस्सा बन जाती हैं चीज़ें, फिर आपके पास कहने को बहुत कुछ होता है, फिर आप एक जगह तक रुकते नहीं हैं। अगर आप एक वादी तक सोचते हैं तो नावल आपको बढ़ा के कायनातों तक ले जाते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। शायर नहीं पढ़ते, कम लोग पढ़े, मैं खुद नहीं पढ़ता था। तो मुझे जो मेरा सबसे ज़्यादा पसंदीदा बंदा, मुझे लगता है कि मैं मोहब्बत के अंदर वो एक लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, जब मेरे एक फेवरेट राइटर है मार्कीस, गैब्रियल गार्सिया मार्कीस, लैटिन अमेरिकन। मुझे वो बहुत ज़्यादा पसंद है, मुझे जमाल भी इतना ही पसंद है। तो मुझे लगता है कि मोहब्बत में मैं जानिबदार हूँ, और होना भी चाहिए। अगर गैर जानिबदार है तो वो मोहब्बत ही क्या है। मार्कीज़ मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है, और बहुत सारे हैं, ओहदे सारामागो हैं, मिलान कुंडेरा मुझे बहुत पसंद है, इस्माइल कादार मुझे बहुत पसंद है, और कई अलग अलग नावल्स हैं जो कहीं से तर्जमा होके आए और वो हमारी नज़र से गुजरे। क्योंकि नावल्स आपको बहुत कुछ सिखाते हैं, उनके अंदर कोई एक लाइन, कोई एक बात होगी जो आपको सारी ज़िंदगी शेर लिखवाती रहेगी। मार्कीज़ उन लोगों में से था, जैसे उनका एक नावल है 100 Years of Solitude, वो बहुत बड़ा नावल जिसका तर्जमा हुआ है तन्हाई के 100 साल। मैं इसका हमेशा जिक्र करता हूँ। मैं इसलिए जिक्र करता हूँ कि
आप पढ़ें कि मैं कहाँ से इंस्पायरेशन लेता हूँ। अगर आपको लगता है कि मेरी शायरी ठीक है तो आप भी जब वो पढ़ेंगे तो ये वो जो मेरे वो सुनने वाले जो नहीं पढ़ते उनके लिए मैं कह रहा हूँ, बाकी तो माशाल्लाह सारे पढ़ते हैं। पिछले दिनों मैं आपको बताता हूँ कि शेर कैसे शेर में कैसे मदद मिलती है ना। ऑफ लव एंड द अदर डायमंड्स इनका एक नावल है मार्कीज का। उसके अंदर एक लड़की को आसेबज़दा कुत्ता काट लेता है और उसका बाप उसको डॉक्टरों के पास लेके जाता रहता है तो वो ठीक नहीं होती। तो उसमें एक बात तो ये थी कि जो वो ज़रबुल मिसल बन गई मार्कीज़ की एक बात कि जो लोग खुशी से ठीक नहीं होते, एक डॉक्टर उसको कहता है कि इसको खुश रखो, जो लोग खुशी से ठीक नहीं होते वो दुनिया की किसी दवा से नहीं ठीक हो सकते कि खुशी ही सबसे बड़ी। अच्छा करते करते उसमें आके मुझे अब कुछ याद तो नहीं है, वो लड़की एक कमरे में बंद होती है, खिड़की खुलती है तो आगे दरिया ही दरिया होता है, पानी ही पानी होता है। मैंने एक शेर कहा था कि तुम मेरी आंख के बारे में बहुत पूछते हो, ये वो खिड़की है जो दरिया की तरफ खुलती है। तो मुझे वो करैक्टर इतना मेरे साथ रहा या उसकी तन्हाई, ये शेर मुझे उसने दिया। और इस तरह के कई शेर मुझे इस तरह बहुत सारी चीज़ों से मिल जाते हैं, आपको सपोर्ट करता है। एक फिर मुझे बाद में पता चला कि ये शेर सेम ये वो खिड़की है जो दरिया की तरफ खुलती है, ये मिसरा बेदिल साहब का भी है, पाकिस्तान के हमारे शाहिद खान वाले। तो मुझे किसी ने कहा कि आपने चोरी किया, मैं कहा मैंने चोरी नहीं किया, लेकिन हो सकता है कि ऑफ लव एंड अदर डायमंड उन्होंने भी पढ़ा, वो क्या पता उन्होंने मार्कीज के नावल से उठाया। तो नस्र का ये की अहमियत है, अहमियत ये है। अब बहुत कुछ आपको मिलता है। मिसाल के तौर पर इस्माइल कादार है, उनका ब्रोकन अप्रैल एक नावल है, 2 नीम अप्रैल, ठीक है। मैंने एक नज़्म में एक जगह का जिक्र किया बहुत सारी चीज़ों का कि वो मैंने वहाँ से लिए, वहाँ की। अब जैसे मैंने हम मिलेंगे कहीं, हाँ, अल्बानिया का जिक्र किया तो अल्बानिया की सारी जो फरसूदा रिवायात हैं, जो उनके कानून थे 80s के बाद 90 मतलब ये ज़्यादा देर नहीं गुजरी वो वहाँ रहा। तो मुझे इस्माइल कादरे के एक नावल से पता चला, ब्रोकन अप्रैल से। तो एक मैं मिसाल दे रहा हूँ छोटी छोटी, ऐसा बहुत कुछ है जो आपको नावल्स और वो देते हैं। एक मीरा जी की किताब है मगरब और मशरिक के नगमे के नाम से, उनके अंदर उन्होंने दुनिया के जितने प्रोज राइटर थे उनके ऊपर उन्होंने तबसरा किया। तो एक मेरा फेवरेट नावल है वुदरिंग हाइट, तो एमिली ब्रॉन्टे ने लिखा है, जिसके बारे में क्रिटिक कहते हैं कि वो किसी फरिश्ते की तहरीर है, वो इंसान की तहरीर नहीं लगती। तो मैं कोई मज़े की बात बताता हूँ जो मुझे बड़ी अच्छी लगी कि एमिली ब्रॉन्टे जब लिखती थी तो उसको कुछ और कागज़ मिले जो उसको पता लगा ये तो मेरे नहीं है, तो वो भी छुप के लिखती थी। असल में होते हैं कई दफ़ा घर वालों की तरफ से, तो एमिली ब्रॉन्टे छुप के लिखती थी, अपने कागज़ छुपाती थी। एक दराज से उसको कागज़ मिलते हैं तो वो ये देखती है कि ये मेरे कागज़ तो नहीं है। बाद में पता लगा कि उसकी बहन भी छुप के लिखती है। तो अब ये दोनों आपस में इनको पता लग गया। फिर उनको एक और दराज में से एक और कागज़ मिलते हैं, फिर पता लगा कि तीसरी बहन भी लिखती है और फिर उनका भाई भी लिखता था, एक पूरा ख़ानदान था। वो नावल मुझे बहुत पसंद है वुदरिंग हाइट्स, और उसका एक छोटा सा वाक़या मैं अक्सर शेयर करता रहता हूँ। उसके अंदर कैथे होती है तो उसकी नौकरानी एलन कहती है कैथे को कि तुम अपने बाप से मोहब्बत नहीं करती, कि तुम्हारा बाप हमेशा मना करता है कि फलाने लड़के से मत मिलो, तुम उससे मिलते हो। तो वो कहती है कि नहीं, मैं अपने बाप से बहुत मोहब्बत करती हूँ, मैं अपने बाप से तो इतनी मोहब्बत करती हूँ कि मैं दुआएं मांगती हूँ कि मेरा बाप मुझसे पहले मर जाए। मतलब ये एक अजीब सी बात थी जो मैंने सुनी, और उसको समझने के लिए कई दफ़ा, पहली दफ़ा मिसाल के तौर पर जो बंदा मर जाता है उसके कहने का मकसद ये था कि अजियत वो नहीं उठाता, अजियत तो वो उठाता जो रह जाते हैं। तो ये सेम बात जमाल हसानी ने अपने दिबाचे में भी की थी कि मेरी बड़ी बहन मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है, तो मैं भी दुआ मांगता हूँ कि वो मुझसे पहले मर जाए। शायरी छुप के करने वाली जो बात आपने कही है, क्या आपकी ज़िंदगी में ऐसा कोई वाक़या है जहाँ पे आपने? नहीं, मैं अब्बू से थोड़ा बहुत छुपाता था। मेरे अब्बू को बहुत देर बाद पता चला, अम्मा को मैं सब बताता रहा। अच्छा। तो अम्मा स्पोर्ट, पहली दफ़ा शम्मा डाइजेस्ट आता था, उसके अंदर उसके अंदर मेरी गज़ल छपी पहली दफ़ा ज़िंदगी। मैंने अम्मा को दिखाया, मैंने कहा ये मेरी गज़ल छपी, तो अम्मा बहुत खुश हो। तो अम्मा भी मेरे साथ देती रही, अब्बू को नहीं बताती थी। फिर मेरे अब्बू को तब पता चला कि ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, 2 साल हुए, 1.5-2 साल। अच्छा। हाँ, उनको किसी ने कहा कि हाफिज़ साहब कैसे हैं, तो अब्बू ने कहा हाफिज़ कौन है? कहते हैं वो आपका बेटा तहजीब। कहते हैं वो हाफिज़ कब से? उनसे मैंने बहुत छुपाया। उनको तो मैं टच मोबाइल इसलिए नहीं लेके दिया, मैंने कहा अंदाजे में और का मुशारा पहुंच जाएगा।
और हाफी, एक सवाल, आपकी पता नहीं, आपकी पर्सनालिटी जो है संजीदा नजर आती है मुझे। मुस्कुराते हैं तो बहुत सोच के मुस्कुराते हैं। कौन सा ऐसा वक्त होता है जब आप खुल के हंसते हैं? मैं बहुत हंसता हूँ, लोगों को ये पता नहीं चलता, लोगों को लगता है कि मैं सारी जिंदगी उदास और मुंह बना के फिरता हूँ। मेरे इर्द गिर्द जितने दोस्त हैं मैं उनके साथ हंसता हूँ, लेकिन वैसे मुझे थोड़ा सा अजियत पसंद है, तो मुझे वैसे ही मज़ा आता है। हम सारे वो सैडेस्ट टाइप लोग हैं। सैडिस्ट टाइप। हम लज़्ज़त कशीद करते हैं उदासी से। हाफी, ये तो सिलसिला बहुत अच्छा चल रहा है, इतना मज़ा आ रहा है आपसे बात करके। आपकी पर्सनालिटी का एक और पहलू सामने आ रहा है, आपकी दिल की बहुत सारी बातें लोगों के सामने आ रही हैं, जो अब तक तहजीब हाफी को जिस नज़र से भी चाह रहे थे, मोहब्बत कर रहे थे, अब वो मोहब्बत जो है वो सबके दिलों में नक्श हो गई है। बहुत शुक्रिया।